अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने 2 असम्बलियां तहलील करने का ऐलान कर दिया है। इसी सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी और साबिक़ वफाकी वज़ीर ने ये जो फैसला इमरान खान की जानिब से किया गया उसकी तौसीक कर दी और ये भी बताया कि इस ज़मीन में वज़ीर आला KP के महमूद खान से तो बात हो गई है, उनकी जानिब से गो अहेड मिल गया है, लेकिन वज़ीर आला पंजाब का इस पर अभी ऐलान सामने आना बाकी है। अगर ऐसा होता है तो कुल 567 नशिस्तें बताई जाती हैं जिनके ऊपर इंतखाबात होंगे। पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब मौजूद हैं, PJ मीर साहब मौजूद हैं, इफ्तिखार अहमद साहब और जावेद इकबाल साहब। तो सबसे पहले मैं इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आती हूँ, आपसे पूछना ये चाहूँगी कि क्या इमरान खान का मुमकिन फैसला मुल्क को आम इंतखाबात की तरफ लेकर जा सकता है? नहीं, आम इंतखाबात तो नहीं होंगे। जो असम्बलियाँ टूटेंगी आइनी तौर पर जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है इलेक्शन की, उस रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाएगा। ठीक है सर, आर यू डन विद इट? यस, ठीक योर है। क्वेश्चन वाज वेरी क्विक एंड शार्प एंड माय आंसर इज़ वेरी क्लियर। इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशन सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसके मुताबिक अमल होगा। चलें ठीक है। नवीद साहब, आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखें, इमरान खान साहब ने ये आखिरी हरबे के तौर पर अब असम्बलियाँ तोड़ने वाली बात की है। अच्छा, मैं बतौर तालिब इल्म, बतौर शहरी समझता हूँ कि अब हमें मजबूत जमहूरियत की जानिब बढ़ना चाहिए। मजबूत जमहूरियत क्या है? जहाँ तजर्बात से सीखा जाता है, घबराया नहीं जाता। अगर इमरान खान साहब KP के और पंजाब असेंबली तोड़ते हैं, तोड़ने दें, यहाँ पर इलेक्शन करा दें। इंडिया में क्या नहीं होता, आपके सामने है ना। और उसके नतीजे में जो मैंडेट यहाँ आता है उसमें तो अपना काम कर लें, वफाकी हुकूमत अपना काम कर ले, बजाय इसके कि आप इस इंतज़ार में बैठे रहें कि एक आदमी जत्था लेके KP के से आ रहा है, दूसरा बंदा जो है वो जत्था लेके पंजाब से आ रहा है, वफाकी हुकूमत कंटेनर लगा रही है, मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि मैं सबको देख लूँगा। इसकी क्या ज़रूरत है? अगर वो इलेक्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं तो ज़ाहिर है आइन के अंदर प्रोविजन मौजूद है, उसके मुताबिक उन्हें कहें जी आप आएँ और हम उस जाने बढ़ते हैं। लेकिन होता यहाँ क्या है कि बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं, मामला अदालतों में चला जाता है, चैलेंज हो जाता है, तहरीक अदम एतमाद आ जाती है, गवर्नर अपने हों तो जिस तरह के हरबे हमने भी देखे हैं रिसेंटली जो प्रेसिडेंट साहब ने किए आपके सामने है, जो यहाँ गवर्नर पंजाब उमर सरफराज सीमा करते रहे वो भी आपके सामने है। तो ये इस तरह की चीज़ें बढ़ जाती हैं। लेकिन बतौर तालिब इल्म मैं समझता हूँ कि होना ये चाहिए कि अब हम बेहतर जमहूरियत की जाने बढ़ें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें आइन की खिलाफवर्जी लगी हैं, उसका भी तो हल निकालना है ना। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी कि 9 अप्रैल के जो वाक़या था वो आइन की खिलाफ वर्जी थी, आगे बात कुछ भी नहीं हुई, उस पर ये नहीं होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि उनको सजा दें, लेकिन उसकी तशरीह कर दें और आगे बढ़ें, ताकि ये कोई अगर ब्लैकमेल करना चाहे जी फलां सूबे में मेरी अक्सरियत है मैं तोड़ दूंगा, आपको वफाकी हुकूमत के वफाकी सतह पर भी इलेक्शन कराने पड़ेंगे, वो ख़त्म हो जाए। वफाक आपके पास है, आप अपनी तैयारी करें। आप छोड़ें अब ये बातें करनी कि जी वो हमें हमारे पास इख्तियार नहीं है, हमें फ़लाँ बंदा पकड़ने नहीं दिया जा रहा, फ़लाँ बंदा छोड़ने नहीं दिया जा रहा। भाई अगर वो इमरान खान के पास कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन मौजूद है तो आप उनके साथ बैठें और उन्हें कहें कि आ जाएं जनाब, बिस्मिल्लाह, पहले पंजाब तोड़नी है, KP की तोड़नी है, दोनों इकट्ठी तोड़नी है। उन तोड़ने के बाद आप इलेक्शन कमीशन के पास चले जाएं और उन्हें बताएं कि ये तो पुरानी मरदमशुमारी की बुनियाद पर होनी है और यहाँ इलेक्शन होना मुमकिन है, ताकि वो एक डेट दे और अच्छे तरीके से इलेक्शन की जाने बढ़ जाए। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इससे जमहूरियत मजबूत होगी और इससे काम आएगा, ब्लैकमेलिंग का आंसर ख़त्म होता जाएगा। वरना ये आखिरी रिजॉर्ट थी, अब यही चीज़ रह गई थी ना, ये भी आप कर लेने दें। मैं नहीं समझता कि वफाकी इससे मुतासर हो सकती है या पूरे मुल्क में इलेक्शन होगा, ये खाम ख्याली है। लेकिन जमहूरियत की मजबूती के लिए और जमहूरियत के हुस्न के लिए ज़रूरी है कि मुतालबा मान लिया जाए। ठीक है PJ सर, आप क्या समझते हैं इमरान खान का फौरी इंतखाबात का जो इकदाम है क्या वो कारगर होगा? देखिए, नंबर 1 अभी बड़ी अच्छी बात की है चौधरी साहब ने, हमारे पास डेमोक्रेसी नहीं है इस मुल्क के अंदर। हम बात बड़ी करते हैं थ्योरेटिकली, ये डेमोक्रेसी नहीं है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो होते नहीं हैं, डेमोक्रेसीज नहीं है। एक, जब हम जमहूरियत की तरफ जा रहे हैं तो, और एक तो इमरान खान की आप मुझे हर शो के अंदर 20 मिलीग्राम की सुबह गोली देते हैं, फिर दोपहर को देते हैं, फिर शाम को। आई थिंक वी नीड टू मूव ऑन फ्राम इमरान। ठीक है, वेरी इज़ रेलिवेंट, टॉक अबाउट इट। एक दूसरी चीज़ ये है, इमरान खान ने अपना एक बयानिया रखा है, उसने मेंटेन रखा अपना प्रेशर। लॉन्ग मार्च पे चला गया, आगे नथिंग हैपेंड, और उससे पहले वो साइफर का था, फिर अमेरिकन कंस्पिरेसी एंड ऑल दैट। तो उसने मेंटेन एक प्रेशर रखा है। द फाइनल प्रेशर एंडेड लेट्स से 2 days अगो, जबकि इलेक्शन की डेट नहीं आई, और अब द लास्ट रेजॉर्ट अब आया कि भाई आप असेंबलीज को डिसॉल्व कर दें।
अब आप असेंबलीज को डिसॉल्व करेंगे, क्या विल इट ब्रिंग स्टेबिलिटी इन द कंट्री और विल इट ब्रिंग एनर्की इन द कंट्री? ये आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे। अब इसके अंदर हमने देखना है कि व्हाट नेक्स्ट। अब पीटीआई को भी अब मेरा ख्याल रिव्यू करना पड़ेगा अपना, जिसको हम इनको कहते रहे यू टर्न नहीं होता, आप रिव्यू करते हैं अपने पॉलिसीज़ को और अपने डिसीजंस को। तो इस रिव्यू के अंदर अब आप क्या आगे करेंगे, लेट्स वेट एंड सी। बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक जो इफ्तिखार ने पहले बात की है, वॉट एवर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये है कॉन्स्टिट्यूशन, वॉट एवर द कॉन्स्टिट्यूशन से दैट हैज़ टू प्रिवेल। ठीक है, जावेद साहब आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन तो फिर अवाम के हकूक़ की भी बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन तो फिर वेलफेयर स्टेट की भी बात करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन तो अवाम को हक़ रायदही का भी कहता है और अवाम की राय का भी एहतराम करने को कहता है। तो क्या हम वो सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कर रहे हैं? देखना तो इस बात का है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, असम्बलियों का तोड़ना को या दोबारा इलेक्शन कराने से मसले के हल नहीं निकलने। मसले का हल है मुल्क में स्टेबिलिटी चाहिए। इस वक्त हमें बार बार ये बात समझ लेनी चाहिए कि इस वक्त जो मुल्क की इक्तिसादी सिचुएशन है उसकी डिमांड्स कुछ और हैं। हमें मुल्क को इक्तिसादी तौर पे आगे लेके जाना है, ना कि पीछे की तरफ लेके जाना है। इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, इस सिचुएशन में मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कराने से या असम्बलियाँ तोड़ने से आपको मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाएगी। पॉलिटिकल अनार्की का सद्देबाब करने के लिए ज़रूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को, स्पेशली हुकूमत को और अपोजिशन को कहीं ना कहीं बैठना पड़ेगा, कहीं ना कहीं लाइन ड्रॉ करके मुल्क के बेहतर मफाद में, अवाम के बेहतर मफाद में बातचीत के ज़रिए मसले का हल निकालना पड़ेगा। यही एक ऑप्शन है। अगर आप इस ऑप्शन पे नहीं जाएंगे तो आपकी जो हालात मईशत के हुए हैं ये फर्दर और ख़राब होंगे। यह है आपका स्टेप 1। स्टेप 2 के तौर पे मैं समझता हूं कि अगर ये हो जाता है तो फिर आपको जो शहबाज शरीफ की एडवाइस है, मिसाके मईशत आज करें या कल करें, इसके अलावा मुल्क आगे नहीं चल सकता। हमें इसकी तरफ जाना है, हमें बातचीत के रस्तों को खोलना पड़ेगा। मैं समझता हूँ इमरान खान ने ये बात करके एक ऑप्शन दिया, क्योंकि उनके पास तो ऑप्शन था, असेंबली का तोड़ना तो अगले आधे घंटे में भी कर सकते थे, बट ही हैज गिवन ए टाइम टू द गवर्नमेंट एंड टू द पीपल जो चाहते हैं, जो मुल्क के बेहतर मफाद में बातचीत को, मसाइल को बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं, उनको टाइम दिया कि आओ बैठो, कोई सोल्यूशन निकालो, जो भी इलेक्शन की डेट अनाउंस करनी है, जो भी आपने रखनी है उसका हल निकालो, इंटरम सेटअप बनाओ, मुल्क को आगे लेकर चलो। यही एक बेहतर ऑप्शन है जिससे स्टेबिलिटी आ सकती है। जावेद साहब, आप भी अदम इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं और मुल्क के माशी हालात की जाने भी इशारा कर रहे हैं। इफ्तिखार साहब, आप क्या समझते हैं? अपोजिशन यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही कहती है कि मुल्क के माशी हालात इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहे कि मुल्क आगे किस तरह चलेगा, कैसे चलेगा, मुल्क का पहिया नहीं चलता, और अगर चलाना है तो फिर इंतखाबात करवाएं। मुल्क आइन के मुताबिक इंतखाबात के ज़रिए चलाया जाएगा। जब इंतखाबात हो जाएंगे, आने वाली हुकूमत जिस किसी की भी हो, वो इन मामलात को हैंडल करेगी, खा वो 2/3 से आए, खा वो सिंपल मेजॉरिटी लेके आए, लेकिन मामलात आइन के ताबे और आइन के तहत होंगे। लेकिन इफ्तिखार साहब, ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल उसके तहत होगा, लेकिन एक और जो चीज़ है जो हमें अंडर कंसिडरेशन रखनी चाहिए कि अगर आपके पास आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती है, ये 1.18 मिलियन डॉलर ये जो आपने इसको देने ट्रांच अभी आपने पेमेंट करनी है, ये कैसे करेंगे आप विद दिस टर्मोइल? हम तो ये पेमेंट मिस्टर पीजे के इलेक्शन कल करा के 2 घरों को तोड़ के नया घर बना के ये ट्रांच आप दे देंगे? नो वे। तो लेट द कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड, वी मस्ट गो फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गो के कॉन्स्टिट्यूशन इसमें क्या बताता है? एक बात तजवीज़ है जावेद की, जावेद की तजवीज़ ये है कि सिट डाउन, रिजॉल्व इशू। ये ऑफर बहुत पहले की जा चुकी। उसने कहा मैं चोरों, लुटेरों, भगोड़ों, बदमाशों, गुंडों, लफंगों के साथ नहीं बैठना चाहता। तो फिर क्या किया जाए? साहब, किसी इनको स्टेप बैक करना पड़ेगा ना, चाहे इमरान खान को हो, दोनों पार्टियों मुझे नहीं पता क्या, मेरे नज़दीक तो दोस्त सिंपली आइनी तौर पे जो फैसला है वो होना चाहिए, उस पर अमल होना चाहिए, और जितनी जल्दी हो जाए बेहतर है, तब सुकून आएगा। अगर 2 असेंबलियाँ टूट भी जाती हैं, मैं कहता हूँ वो जीत जाएगा, तो फिर क्या होगा? यही तोड़ने से क्या सुकून आ जाएगा, इस्तेकाम आ जाएगा? वो जो 5-6 महीने की जो कैंपेन होगी
बड़ी खूबसूरत होगी, मैं नहीं मानता तो यही सर, तो I कह agree रहे हैं ना with कि you इस चीज क्योंकि से इमरान निकलने खान के लिए जब जनरल से इलेक्शन अपनी करवाएं। CM वो जनरल अपने इलेक्शन आप नहीं हो को जिंदा रखने के लिए ही इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं, जलसे पे जलसा कर रहे हैं, एक के बाद एक नई स्टेटमेंट ला रहे हैं, बयानियां क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन होना वही चाहिए जो आइन की रोशनी में बेहतर है। इंतखाबात की बात हो रही है तो अभी चलते हैं ब्रेक पर, जिसके बाद हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के बारे में। आप साथ रहिए। आज़ाद कश्मीर में 31 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं और हैरानकुन तौर पर इसमें आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे हैं, जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फिर PTI और फिर PMLN कहीं शामिल हो रही है। तो मैं ये सवाल लेकर नवीद साहब आपकी तरफ आती हूँ, आपसे जानना चाहूँगी कि आज़ाद उम्मीदवार अब की बार सबसे ज़्यादा सीटें ले गए हैं, क्या समझते हैं आप इस पर? बल्दियाती इंतखाबात रवायती तौर पर जिस पार्टी की हुकूमत हो उसी के उम्मीदवार जीतते हैं, और कश्मीर की जो अपनी हुकूमत है वो भी रवायती तौर पर ऐसे ही बनती है कि जिस पार्टी की वफाक में हुकूमत हो, यानी कि पाकिस्तान में, उसी की हुकूमत बनती है। यहाँ हमें जो ट्रेंड नज़र आया है पहले महल्ले में, वो यकीनी तौर पर इस बात की गमाजी कर रहा है कि सियासी जमातों का कंट्रोल लूज़ हो रहा है। लोगों ने अपने मसाइल हल कराने होते हैं, बल्दियाती इंतखाबात में बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्ट लेते हैं। उनकी ये कोशिश होती है कि हुकूमती जमात के उम्मीदवारों को वोट दें। उसकी वजह क्या है? फंड आने में आसानी। लेकिन लग ऐसे रहा है कि PTI वहाँ मौसर कंट्रोल उस तरह का हासिल नहीं कर सकी, जिसके नतीजे में हमने देखा कि आज़ाद उम्मीदवारों की अक्सरियत वहाँ जीत रही है, और लोगों का सियासी जमातों पर जो एतमाद है वो भी मुतासर हुआ है यकीनी तौर पर। वो कि काबिल ज़िक्र नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी वहाँ ली हैं, लेकिन सियासी जमातों पर लोगों का जो एतमाद है वो कम हुआ है। ये भी एक कोई अच्छी अलामत नहीं है होना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ आज़ाद कश्मीर के अंदर अपनी तंजीम पर तवज्जो नहीं दे रही, अपने अहदेदारों पर तवज्जो नहीं दे रही, और वह ऐसा कोई मैनिफेस्टो नहीं दे रही जो लोगों को अट्रैक्ट कर सके, और हुकूमत भी इस हवाले से नाकाम है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का कल्चर, बेशक ये गैर जमाती बुनियाद पर इलेक्शन हो रहा हो, रिफ्लेक्शन इसकी हमेशा वही होती है हुकूमती जमात के हवाले से, फिर लोग उधर चले जाते हैं। तो इसी तरह से ये पैटर्न चलता रहता तो हमें एक ट्रेंड नज़र आता। लेकिन अब ये ट्रेंड बहुत वाज़ेह है कि कम अज़ कम आज़ाद कश्मीर की हद तक जो अवाम हैं वो सियासी जमातों पर कुछ ज़्यादा एतमाद करने के मूड में नहीं है। ठीक है, इफ्तिखार साहब, मैं आपकी राय लेना चाहूँगी। आप क्या समझते हैं, क्या वजह है कि इन सियासी जमातों की जानिब से जो उम्मीदवार खड़े किए गए उन पर वहाँ के रहने वाले लोग एतमाद नहीं कर रहे? ये बहुत पेचीदा सवाल है। इसका जब तक मैं स्टडी ना करूं हर सीट पे जो जीता है, जो हारा है, और जो आज़ाद उम्मीदवार जीता है, कि ये मैं ना देख लूँ कि भी कौन किस बरादरी से था। मुमकिन है बरादरी के अंदर धड़े हुए हों, और एक धड़े ने सियासी फ़ैसला कर लिया हो और एक धड़े ने फ़ैसला किया हो कि हमने सियासी पार्टी के साथ नहीं जाना, और वोटिंग हो गई हो। तो इस पेचीदगी को भी हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। जो बात नवीद चौधरी साहब ने कही है, प्रिंसिपली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये सोचना चाहिए कि उनको लोग क्यों नहीं पसंद कर रहे, क्या वो उनके प्रोग्राम पर पूरा नहीं उतर रहे, या वो प्रोग्राम नहीं दे पा रहे। ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। फिर है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ का स्ट्रक्चर वहाँ पे मजबूत है, या बरादरियों का स्ट्रक्चर ज़्यादा मजबूत है। मसलन एक बरादरी में PTI का कैंडिडेट जीत जाता है, या पीपल्स पार्टी का, या PMLN का, और उसके मुकाबले में दूसरे नंबर पर अगर आज़ाद उम्मीदवार खड़ा है, तो ये भी एक लम्हा फ़िक्रिया है। लेकिन इस लिहाज से अच्छी बात होगी, इतने बरसों के बाद उस अदारे को तस्लीम किया गया जो आवाम के करीब होता है, आवाम के मसाइल हल करने में उनकी मदद करता है। मैं मुकामी हुकूमतों का सबसे बड़ा हामी हूँ कि जब तक मुकामी हुकूमतें नहीं होंगी, आवाम के मसाइल हल नहीं हो सकते, उनको इंसाफ जल्द नहीं मिल सकता, उनकी रिलेशनशिप उस समाज के साथ, ढांचे के साथ नहीं होती। तो अच्छा, नई लीडरशिप इमर्ज करती है। देखिए ना, कितने सैकड़ों लोग नए आए होंगे, नए लीडर इमर्ज हुए होंगे, बिल्कुल सही है। और इसमें यह भी साबित हो गया कि किसी भी सियासी पार्टी के पास ऐसा नहीं है कि जी वो वन पार्टी के तौर के ऊपर सब कुछ ले जा सकती है। अगर इसको देखा जाए दूसरे नुक्ता निगाह से PDM के, तो PDM की जो पार्टीज़ हैं उन्होंने ज़्यादा वोट हासिल किए, उनके उम्मीदवार ज़्यादा कामयाब हुए एज़ कम्पेयर टू द PTI। ठीक। सो इसको भी हमें देखना पड़ेगा। वो बात जो मैं कहता रहा हूँ जलसों वाली, के जलसों में आने से वोट कन्वर्ट नहीं होता। जैसा कि माजी में जब यहाँ पे इंतखाबात असम्बली के लिए हो रहे थे, जलसे इनके बड़े हो रहे थे, बिलावल के और मरियम के, लेकिन जब वोट पड़े
तो वोटरों में देखा कि वो वोट कन्वर्ट नहीं हो सके सीटों के ऊपर। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं एक इलेक्शन रिजल्ट को स्टडी करते वक्त, लेकिन इससे पॉजिटिव एक कदम आगे है। ठीक है पीजे सर, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आज़ाद उम्मीदवारों के बाद अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ पर बढ़तरी हासिल की है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था? देखिए मैनिफेस्टो की बात नहीं है, लेट मी बी वेरी क्लियर। आज़ाद कश्मीर में दे डोंट लाइक पाकिस्तानी पॉलिटिक्स टू इंटरफेयर इनटू देयर वर्क। एक, आज़ाद कश्मीर में जो मर्जी वज़ीर आज़म आ जाए, जो मर्जी प्रेसिडेंट आए, आज़ाद कश्मीर को सिर्फ चीफ सेक्रेटरी और IG चलाता है, दैट्स इट, पीरियड। पावर्स इनके पास है, चलाते ये हैं। हम बात करते हैं इलेक्शंस की, और ये जो चौधरी साहब ने भी बात की बिल्कुल सही बात है। वहाँ लोगों के काम कराने आपने छोटे मोटे इधर उधर के वो काम कराने के लिए आपके MLAs बन जाते हैं। MLAs मोस्टली वो आते हैं, उनको बाहर से बड़ी अच्छी मैं कहता हूँ सपोर्ट मिलती है, जो कश्मीरी बरादरी है। और इफ्तिखार ने जो बात की, कश्मीर में चलती बरादरी सिस्टम है, बरादरी सिस्टम के अलावा है ही कुछ नहीं है। अगर इसको आप निकाल दें फिर आपका वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं है। ये डिस्प्यूटेड एरिया है, और इस डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर हम पैसा ही पंप कर रहे हैं। लेकिन जो बात अभी इफ्तिखार ने बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात की है कि जो आपका नया नई जनरेशन आई है, दे शुड डू समथिंग अबाउट आज़ाद कश्मीर। इन्वायरमेंट पे बात करें, रिफॉरेस्टेशन पे बात करें। आपने जो दरख्त हैं बेड़ा गर्क करके रख दिए। आप इंडियन साइड पे चले जाएं, इट्स ऑल ग्रीन, एंड इन पाकिस्तान साइड इट्स ऑल बैरन। सो द क्वेश्चन इज़ कि हमें अपने आज़ाद कश्मीर को, जिसको हम कहते हैं, यहाँ डेवलपमेंट हमें चाहिए। हमें मैंने सरदार अतीक से बात की, नहीं सरदार इससे अपना सुल्तान महमूद से बात की, सरदार कयूम से बात की, कईयों से की है कि भाई हम डेवलपमेंट क्यों नहीं करते। आज़ाद कश्मीर 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 की हम बात करते हैं, हम डेवलपमेंट क्यों नहीं करते हैं वहाँ। हम इतना अच्छा एरिया है, हम रेफरेंस देते हैं स्विट्ज़रलैंड का, और साथ आप जाके देखें रोडों की हालत क्या है। They are dangerous roads out there. तो मैं समझता हूँ elections is a very good thing. Yes, but what is the actual outcome of it? We need to give these people autonomy. इनको power सही दो, इनको बोलो तुम काम करो, and bring आप कह लो कि फाइनेंशियल रिजर्व्स बैक इनटू आज़ाद कश्मीर। बिल्कुल सर, आपने जिस तरह डेवलपमेंट की बात की, तो फिर लोकल गवर्नमेंट से ज़्यादा बेहतर ये कौन जान सकता है कि किस जगह पे डेवलपमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। जावेद साहब, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या वजह है कि सियासी जमातों के रहनुमा जो हैं वो उतनी बरतरी नहीं ले जा सके जितने के हम देख रहे हैं आज़ाद उम्मीदवार। क्या उम्मीदवार ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं खड़े किए गए थे? देखो, जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन होते हैं, इसमें एक तो चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है वो सिलेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स होती है, कैंडिडेट्स होती है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि ये अवाम के नज़दीक तरीन होते हैं, और इन्होंने अवाम के मसाइल को उनके डोर स्टेप पे हल करना होता है, इसलिए उनकी एक्सेस भी ज़्यादा होती है। इसलिए सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। पार्टी एक सेकेंडरी एलिमेंट है इसमें, लोकल बॉडीज़ में। और हमारे लिए जो मेरे नज़दीक सबसे लम्हा फिक्रिया है कि 31 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशनली, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं वो मकामी हुकूमतें, अवाम को रिलीफ देने के लिए, उसका इलेक्शन हो रहा है 31 साल बाद। और हमारे पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह या हम हाई कोर्ट में चले जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, हम इंटरेस्टेड ही नहीं है कि नई लीडरशिप ऊपर आए। एटलीस्ट उन्होंने एक स्टेप आगे लिया, उससे नई लीडरशिप आएगी। देखो, ये एक प्रोसेस का नाम है। अगर आप अपने मुल्क को, अपने शहरों को डेवलप करना चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, और लोगों को सिविक फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं, उस लिहाज से सबसे इम्पॉर्टेंट है ही मुकामी हुकूमतें, क्योंकि बाकी काम तो कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन किए जाते हैं, या फेडरल गवर्नमेंट के बजट पे बात की जाती है, इधर लोगों के मसाइल हल किए जाते हैं। हमारी डायलेमा ही इस वक्त सबसे बड़ा पाकिस्तान का ये बना हुआ है, और आज़ाद कश्मीर को मैं इंक्लूड करूंगा कि हम लोगों को उनका हक नहीं देना चाहते। हम सिर्फ अपना हक लेना चाहते हैं इक़्तिदार की शक्ल में, लेकिन अवाम को, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके लिए जमहूरियत है, उनको हमने हक नहीं देना। यह हमारा अटल फैसला है, और यही वजह है कि आज 75 साल गुजरने के बाद हमारे मुल्क की मईशत का भी यही हाल है, हमारी डेवलपमेंट का भी यही हाल है, हमारे अंदर पॉलिटिकल अनार्की का भी यही हाल है कि और हम बहैसियत कौम बन ही नहीं सके। क्यों? कि हम लोगों को राइट ही नहीं देना चाहते, लोगों की सुनना ही नहीं चाहते। लोग जो कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, अमली तौर पे इलेक्शन ही है ना।
आपके पास दो ही तरीकेकार है ना, लोकल बॉडीज इलेक्शन जिनको हम मकामी हुकूमतें कहते हैं, सूबाई इलेक्शन और फेडरल हुकूमत। जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशनली इस पर अमल नहीं करेंगे, ना मुल्क तरक्की कर सकता है, ना लोग जावेद तरक्की कर सकते हैं। जावेद एक बात मैं वो डिस्प्यूटेड एरिया है, वी कैन नॉट इंटरव्यू। आप और मैं पाकिस्तानी, बट पीजे बात पता क्या है सर, वो डिस्प्यूटेड जरूर है, बट let उधर me कंट्रोल tell तो you- हमारा है let me ना, tell you- रिस्पॉन्सिबल तो हम है जावेद- अवाम को हकूक देने के लिए। लेट मी टेल यू, उनका अपना एक आइन है और Yes. उनकी कोई सूबाई हुकूमत नहीं है, सूबाई हुकूमत हाँ। फेडरल हुकूमत नहीं उनकी होती है। असेंबली तो है ना नहीं सर। नहीं, देखो वो उनकी है। उनकी है ना बेटे। हमारी नहीं हमें है। उनके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में राय देते वक्त उस कॉन्स्टिट्यूशन देखना था, ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ। प्लीज, है। उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन है। करेक्ट। राइट मामला फिर वही है कि आइन और कलादस्ती होनी चाहिए, साथ ही साथ अगर इलेक्शंस हो रहे हैं तो वहाँ पर देखना ही होगा कि लोकल बॉडीज़ को कितना बाख्तियार बनाते हैं, क्योंकि जितना बाख्तियार बनाएंगे ये वहाँ के लिए उतना ही बेहतर होगा। अभी चलते हैं एक ब्रेक पर और उसके बाद वापस आएंगे, बात करेंगे। कलअदम TTP ने फायरबंदी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। आप साथ रहिए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने फायरबंदी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है, यानी एक बार फिर पाकिस्तान में नक्स अमन का ख़तरा है। मैं इफ्तिखार साहब आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप इस स्टेटमेंट की टाइमिंग को कैसा देखते हैं? देखिए, टाइमिंग तो उसी वक्त शुरू हो गई थी जब अमेरिका भाग गया था वहाँ पे सब कुछ छोड़ के, और हमारे दोस्त समझते रहे कि ये उनकी बड़ी कामयाबी है और कहा गया ये तो कमाल हो गया। सब मनसूबाबंदी के तहत हुआ था। अमेरिका इस खिते में रहना चाहता है और इस खिते में दबाव अपना रखना चाहता है। अब वो दबाव रखना चाहता है पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान पे दबाव दो तरफ से आ सकता है, हिंदुस्तान की तरफ से आ सकता है और अफ़गानिस्तान की तरफ से आ सकता है। अफ़गानिस्तान की तरफ से जो दबाव आ रहा है वो बहुत दिनों से आ रहा था, और हमने इस टेबल पे बैठ के बहुत इब्तदाई दौर में इसको कंडेम किया था और वार्न किया था। लेकिन हमारा एक दोस्त है वो कहता था नहीं, आप बेफिक्र रहें, हमारी जो इस मामले को देखने वाले अदारे हैं वो बहुत ताकतवर हैं, वो इनको करीब भी कहीं नहीं आने देंगे। फिर उन्होंने हमारी बाढ़ भी उखाड़ दी, बहुत कुछ किया, फिर अंदर आ गए, लोगों को अगवा भी करके ले गए, तावान भी ले लिया, सब कुछ हुआ। अब एक हकीकत की बात मैं आपसे करना चाहता हूँ अर्ज़। हमने बहुत पहले कहा था कि आप लोगों को हैंड ग्रेनेड फेंकना सिखा सकते हैं, AK-47 चलानी सिखा सकते हैं, मिसाइल चलाना सिखा सकते हैं, लेकिन ये तरबियत वापस नहीं ले सकते। जब उनको ये पता लग गया कि हम इस तरबियत से रूस को भगा सकते हैं, फिर उनको ये भी पता लग गया कि इस तरबियत से वो पैसा भी कमा सकते हैं, वो पॉपी की काश्त भी कर सकते हैं, उस पॉपी की काश्त की हिफाजत भी कर सकते हैं, और उसको वो फ़रोख्त करने का तरीका कार भी बना सकते हैं। अब ये तो नहीं है कि स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर दें। आपने जो तरबियत दी वो तीसरी जनरेशन में आ गई है, और वो तीसरी जनरेशन यही करेगी जो आप मुझे बता रही हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सबसे पहले कि मुकामी लोग मुखबरी करें, अपने आप को तैयार करें। दूसरी बात, अफवाज पाकिस्तान एक्टिवली वैसे वापस जाएं उन तमाम पॉइंट्स पर जहाँ पे शक और शुबा है, और वो जंग जो लड़ी है इन्होंने और जीती है अपना खून देके, उस जंग को कामयाबी से आगे तक ले जाने के लिए इनको मौका न दें कि ये उनको जाके दोबारा किसी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लें, बिकॉज़ वो आईने पाकिस्तान पे यकीन नहीं रखते। वो एक छोटा सा टुकड़ा चाहते हैं जहाँ पे वो अपनी रियासत का क़याम कर सकें। सो ये उनकी खेल है, एंड आई अपोज इट, एंड आई नो पाकिस्तानी विल सपोर्ट सच एन एक्शन। नवीद साहब, इससे पहले भी एक बार पहले भी सीज़ फायर का ये मुआहिदा सितंबर में मुतासर हुआ था, और अब एक बार फिर से हुआ है। आप क्या समझते हैं हुकूमत का अगला लाहे-अमल क्या होना चाहिए इस पर? देखिए, सबसे पहले तो हमें उनका देखना होगा कि मुतालबात क्या हैं। बुनियादी मुतालबात उनके 3 हैं, फिर उसके आगे कई मुतालबात हैं। अगर आप इन 3 को मानेंगे फिर अगला सिलसिला शुरू हो जाएगा। वो कहते हैं कि हमारे मुतालबे पर कैदी छोड़े जाएँ, जिसका हम नाम लें, वो चाहे जिस भी जुर्म में मुलव्वस हो उसको आपने छोड़ना है। शरई कानून का नफाज चाहते हैं वो, जो उनके मुताबिक है। वो कहते हैं इसके साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस वक्त, वो कहते हैं कि फाटा मर्जर ख़त्म किया जाए। ये भी उनका मुतालबा है। आप ये 3 मुतालबात अगर मान लेते हैं, मसलन मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हमने जो शरई कानून वाला मामला था वो तस्लीम कर लिया पीपल्स पार्टी के दौर में, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दौर में, मालाकंड में हमने नफाज किया, कोर्ट्स बना दी। उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि बाद में मुल्ला फजलुल्लाह बरामद हो गया, वहाँ से पूरा सवाल पे कब्जा हो गया जी। तो ये मामला इस तरह से हो गया।
ये बड़ा पेचीदा मामला है और यहाँ तो आपको कानून का नफाज यकीनी बनाना होगा और उसके लिए ज़ाहिर है ताकत स्टेट की रियासत वो पूरी तरह से इस्तेमाल करनी होगी, रियासती वसाइल। लेकिन कैसे? जब कोई मुल्क, पड़ोसी मुल्क किसी आउटला ग्रोह को सपोर्ट कर रहा हो तो फिर उससे लड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रसद भी है और आने जाने के मौके भी। आपको अफ़गान तालिबान के साथ इंगेज करना होगा सीरियसली। उनकी शर्त क्या है? वो बार बार कहते हैं कि भाई आप एक और मुल्क हैं, हम एक और मुल्क हैं। उनके मुताबिक वो ये कहते हैं कि आप हमारे मामलात में मुदाखलत ना करें। जैसे भी आपने निगोशिएट करना है, जैसे हमारी वज़ीर मुमलिकत हिना रबानी खर साहिबा गई हैं, आज बहुत अच्छी पेश रफ्त है, यकीनन ये इसी वाले से गई हैं वो जी। तो उनसे आपने इंगेज करना है और वहाँ कुछ शराइत तय कर लें। अगर उनसे चीज़ें आपकी तय पा जाएंगी तो आसानी होगी, वरना मैं आपको बताऊँ जो इफ्तिखार साहब ने निशानदेही की, जहाँ दोबारा ड्रोन हमले भी शुरू हो जाएंगे। एक तरफ अमेरिका उनको सपोर्ट कर रहा होगा और दूसरी जानब मौका दे के वो ड्रोन हमले भी शुरू कर देगा और फिर वहाँ से उनको सपोर्ट मिलनी शुरू हो जाएगी अफगानिस्तान से। ये सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ पेचीदा हो जाएगी। अफगान तालिबान को आपको ऑन बोर्ड लेना होगा, तालिबान के तौर पर नहीं, अफगान हुकूमत के तौर पर। तो फिर हम इसके किसी मुस्बत हल की जान पड़ेंगे। पीजे सर, आप क्या समझते हैं? टीटीपी ने वाज़े अल्फाज में थ्रेट किया है, तो इस पर हुकूमत की पॉलिसी क्या होनी चाहिए आगे? पहले मुझे बताएं, टीटीपी क्या ये कोई मुल्क है? नहीं। ये कोई स्टेट है? ये कोई रियासत है कि आपको थ्रेट करती है? कौन है ये? खतरा। ख़तरा है ना। ख़तरा क्यों है? याद रखें कि जो जगह होती हैं और ये जो आप कह लें कि इंसर्जेंसी होती है, इस पे बहुत पैसा लगता है, बहुत पैसा लगता है। अमेरिका ने करवाया हुआ है। जब इन्होंने इन्हीं तालिबान को ये टीटीपी को नहीं, तालिबान को स्टिंगर मिसाइल्स जब दिए थे, बहुत मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्होंने दिए और फिर बाद में ले भी लिए। अब बात आती है कि इनको फंड कौन कर रहा है? दैट इज़ द क्वेश्चन। फंड कौन कर रहा है? कोई ना कोई तो कर रहा है ना। मेरे पास तो दो इशारे हैं, या अमेरिकन कर रहे हैं या इंडियंस कर रहे हैं, कोई ना कोई तो कर रहा है। ये कहाँ से उठ के आ गए कि एक सीज़फायर हम करते हैं? स्वात की बात करते हैं। एक जनरल थे जिन्होंने डिस्पाइट उनको ऑर्डर्स नहीं मिले, उन्होंने जाके इन पे ऐसा किया, इनको बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि जब सीज़फायर उस वक्त हुई थी ये रीग्रुप करके फिर वापस आ गए थे एंड दे वर कमिंग ऑन द वर्ज ऑफ टू इस्लामाबाद। तो हमारे एक जनरल ने उसको कर दिया था। अब बात आती है, हम कब तक ये कैट एंड माउस खेलते रहेंगे? कब तक इनके वो कह रहे हैं कि इनकी डिमांड्स हम पूरी करेंगे? हम एक रियासत हैं, हम एक स्टेट हैं, हम इंडिया के साथ क्या करते हैं? वो कुछ बात करते हैं, मुंह तोड़ जवाब देते हैं। ये कौन है? सो द क्वेश्चन अराइजेज, एक तो सीज फायर, आई डोंट एक्सेप्ट दैट सीज फायर, कि सीज फायर हम करेंगे, तुम क्या करोगे? क्या ये दोबारा आके बॉम्बिंग करेंगे? अगर ये करते हैं तो मैं समझता हूं कि इस वक्त हमारी जो आर्म फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इनको फिर वो एक कहावत है, नो प्रिजनर्स, नो प्रिजनर्स एट ऑल, और इस चीज़ को हमने मद्देनजर रखना है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी तरफ अभी नवी चौधरी साहब ने इशारा किया, जो आपकी थर्ड जनरेशन आ रही है, थर्ड जनरेशन एक रिजेंटफुल है। उनके माँ बाप मारे गए हैं, उनके माँ बाप को ये उनके बकौल उनके हमने मार दिया। लेकिन द क्वेश्चन इज, देखिए बात सुने, ये बड़ी सीरियस बात है। हमने इनको एक रिससिटेशन भी देना है, लेकिन नॉट ऑन देयर डिमांड्स। हमने इनको रिससिटेट करना है ऑन आवर डिमांड्स एज अ स्टेट ऑफ पाकिस्तान, नॉट एज समबडी बनाना रिपब्लिक। हाँ जी, आप क्या चाहते हैं? ये ठीक है, जावेद साहब आप इस पर क्या कहेंगे? देखें, पाकिस्तान ने तालिबान के साथ मिलकर इनसे बातचीत शुरू की। उस बातचीत में जो चौधरी साहब ने 3 बातें की, उन बातों को पाकिस्तान ने बॉटम लाइन रखा कि इस पर पहले एग्रीमेंट होगा तो बातचीत हो सकती है। लेकिन बातचीत उसी वक्त ख़त्म हो गई थी जब हमने कहा कि बातचीत होगी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करेगा उसमें आए, अपने हथियार फेंके, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को माने, हम आपको सपोर्ट करेंगे। जब पाकिस्तान से डिसएग्रीमेंट हो गया इस बात पे, तो उनके कुछ कैदियों को हमने एज ए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के तौर पे जब कुछ छोड़ा, तो उन्होंने आके सवात में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करना कर दी। उस लॉ एंड ऑर्डर में किडनैपिंग भी आई, चोरी भी हुई, डाके भी पड़े, कुछ लोग मारे भी गए, तो मकामी लोग खड़े हो गए। अब पाकिस्तान के लिए इस सिचुएशन में इनके खिलाफ ऑपरेशन करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। सो पाकिस्तान ने ऑपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है ताकि इनको
अपने अपने एरिया में किया जा सके और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन किया जा सके। असल मसला ये है जिसकी तरफ हमने इशारा किया कि कौन करवा रहा है। बुनियादी तौर पे अफ़गानिस्तान में तालिबान लड़ रहे हैं दाइश के ख़िलाफ़, ISIS के ख़िलाफ़, उनको जो भी थर्ड पार्टी फंड कर रही है, ठीक है, वही पार्टी TTP को फंड कर रही है। सही। क्यों? कि पाकिस्तान में ट्राइबल एरियाज में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो। ठीक है। जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होगी तो आपके पास एक प्लॉजिबल एक्सक्यूज बन जाएगी, प्लॉजिबल एक्सक्यूज के जी हम बेसिस दें, हम ड्रोन की भी इजाजत दें। सो ये है 30 कहानी कि पाकिस्तान को ट्विस्ट करने के लिए। अब तालिबान को पाकिस्तान से सबसे बड़ा इख्तलाफ ये है कि जनाब आप अमेरिका से गठजोड़ कर रहे हैं, जबकि अमेरिका हमें अफगानिस्तान के अंदर ISIS और दाइश के जरिए डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। यह है सारा मुद्दा। ठीक है। अब मसला यह कि इसका हल निकलेगा, लेकिन चूंकि फिर इससे बड़ी बात हो जाती है रीजनल वर्ल्ड ऑर्डर की, वो फिर और स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं। तो इसको हमें अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को ताकत के जरिए अपने इलाके में इनकी सरकोबी करनी पड़ेगी। ठीक है, इस पर आप सबका बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ मैं ये बात बता दूं कि पाकिस्तान ने, अफवाज पाकिस्तान ने बहुत से ऑपरेशंस किए इन अनासर के ख़िलाफ़, इन दहशतगर्द अनासर के ख़िलाफ़, और उसके बाद पाकिस्तान में अमन को यकीनी बनाया गया। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से भी निकलने में कामयाब रहा। इसी सिलसिले में कोई भी बैरूनी क़ुव्वत इस खदशे में ना रहे कि पाकिस्तान के अमन को किसी भी तरह सबूताज किया जा सकता है। अगर ऐसा किया गया तो फिर उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसके साथ आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।